चलो यार शुरू करते हैं। अच्छा, एक हेडिंग दो, ग्राफ्स नहीं, ग्राफ्स ऑफ टिपिकल। स्क्रीन शेयर कर दो। नहीं हुई भी, ये तो धोखा हो गया। तो बच्चे आ ही नहीं रहे थे। हमने अपना पढ़ना है, बच्चों को नहीं देखना। असल में यार उल्टा काम हो गया। तुम्हारी बारी ना, ए लेवल में बच्चे ज्यादा थे और ओ लेवल में बच्चे कम थे। अभी सारा बच्चा है ही ओ लेवल में। और एक बात और याद रखो, 10 जनवरी को रिजल्ट आ रहा है और हर बार जो अकेडमियां बनती है ना ए लेवल की, वो रिजल्ट के बाद बनती है। अभी हमारे पास A2 में है तकरीबन 22 बंदे, A1 में है 15 बंदे और ओ लेवल में ना 40 तक बंदे हैं। बंदे ओ लेवल में A1 में 15 है, 8 हुए 5। ये अभी ना अभी एब्सेंट नहीं है बच्चे सारे, अगर मिला लो तो 15 तक है। अभी वो तुम्हारा बॉय नहीं है, 2-3 और बच्चे भी नहीं है जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं ना, जिन्हें फीसें दी हुई हैं। हमने तो उनको गिना जिन्हें फीसें दी हैं। अब अगर एक बच्चा फीस दे के पढ़ने ना आए तो वो भी तो स्टूडेंट तो हो गया ना। अच्छा, मतलब रिजल्ट के बाद रश पड़ जाएगा। रिजल्ट के बाद हमेशा रश पड़ता है, लेकिन पड़ता रिजल्ट के बाद ही है। पिछले साल तुम थे या नहीं थे जब जनवरी था? मैं बताता हूँ। 10 जनवरी को हमारे पास थे 34 बच्चे और 1 फरवरी को थे 130 बच्चे ओवरऑल। हमारे पास पिछले साल ना जनवरी की 10 तारीख को टोटल बच्चे 34 थे और जब थी 1 फरवरी तो टोटल बच्चे 130 थे। तो ये जनवरी का जो महीना होता है ना, बच्चे इसमें जब मिड टर्म हो जाता है ना, बच्चे फेल होते हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है। फिर दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जो शुगर में लेते हैं, एक होते हैं जो प्रेशर की वजह से लेते हैं। अच्छा, ग्राफ्स ऑफ टिपिकल सिचुएशंस, ग्राफ्स ऑफ टिपिकल सिचुएशंस, हेडिंग दे दी। अच्छा बच्चों, इसकी पहली सिचुएशन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। अ बॉल, जो तुम्हारे साथ बच्चे थे ना पिछले साल, वो सब फरवरी के बाद आए थे। जो तुम कह रहे हो ना कि सिलेबस डिले हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था, बच्चों ने ज्वाइन ही लेट किया था। अच्छा, अ बॉल इज, और उसमें तो आप ही कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा। सर एक्स्ट्रा पेन होगा? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सर आपके पास पेन होगा? नहीं, मेरे पास नहीं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड इन, ले आओ। संडे क्लास हुई थी। अभी मुझे पढ़ाने दो, मैं बता दूंगा तुम्हें। अच्छा, अ बॉल इज ड्रॉप्ड इन वैक्यूम अंडर gravity. A ball is dropped in vacuum under gravity. Sketch the following graphs. Sketch the following graphs. तो बाकी क्लासों में क्या सिचुएशन है? तुम केमिस्ट्री, मैथ्स और बाकी क्लासेस सेम, ये इसी तरह था, पिछले साल भी इसी तरह था। फिर जब जनवरी खत्म हुआ था ना, तो एकदम से बच्चे डिवेल्प हुए। 25 है ना, तो ओ लेवल में हमारे फिजिक्स में दोनों ग्रुप अगर मिला लो, उनका भी और मेरा भी 2 है ना, तो वो 40 से ऊपर बच्चे हैं। तो सारे बच्चे अगर मिला मिलू के देखो तो 80-90 हो जाते हैं। तो एक क्लास को छोड़ दो, 80-90 बच्चों के अच्छे पैसे हो जाते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, बॉल इज ड्रॉप्ड इन वैक्यूम अंडर ग्रेविटी, स्केच द फॉलोइंग ग्राफ्स। हेडिंग दे दी। हमने तो पूरे बच्चे देखने, हमें ओ ए से क्या फर्क पड़ता है, ओ वाले भी तो पैसे देते हैं ना। अच्छा बेटा, पहला ग्राफ हाइट का ग्राफ टाइम के साथ। पहला ग्राफ किसका है? हाइट का ग्राफ टाइम के साथ। दूसरा ग्राफ आप बना दें डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ टाइम के साथ। पहला ग्राफ किसका बना दिया? हाइट का ग्राफ टाइम के साथ। दूसरा ग्राफ किसका बना दिया? डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ टाइम के साथ। तीसरा ग्राफ आप बना दो स्पीड का टाइम के साथ।
तीसरा ग्राफ आप बना दो स्पीड का टाइम के साथ, बना दिया। चौथा ग्राफ आप बना दो स्पीड का डिस्टेंस के साथ। चौथा ग्राफ आप बना दो जीपीई का टाइम के साथ। पांचवा ग्राफ आप बना दो जीपीई का हाइट के साथ। अगला ग्राफ आप बना दो काइनेटिक एनर्जी का स्पीड के साथ, काइनेटिक एनर्जी का स्पीड के स्क्वायर के साथ। और जो आखिरी ग्राफ हम आपसे पूछेंगे वो है जी जीपीई का ग्राफ काइनेटिक एनर्जी के साथ। लेट्स सी कि आप लोग क्या बनाते हैं। अच्छा, अब वन बाय वन चलते हैं। पहला ग्राफ आई विल लाइक कि आप स्पीड टाइम मुझे बना के दें, अपना अपना बना दें। जो भी आपको इस सिचुएशन में स्पीड टाइम ग्राफ समझ आ रहा है वो बना दें। हाँ जी बच्चों, बना दो स्पीड का ग्राफ टाइम के साथ। बना दिया? हाँ जी, इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। कोई कंफ्यूजन? आगे आते हैं। स्पीड टाइम हो गया, अब आप ये बताएं हाइट टाइम कैसे होगा। हाइट बढ़ेगी या कम होगी टाइम के साथ? लेकिन इंक्रीजिंग स्पीड के साथ। कम होगी लेकिन इंक्रीजिंग स्पीड के साथ। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ टाइम के साथ। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा लेकिन स्पीड भी बढ़ेगी। बेटा स्पीड बढ़ेगी ना, तो ग्रेडियंट बढ़ेगा इसका। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट क्या होगा? स्पीड होगा ना। डन? अच्छा, अब आगे आ जाओ। स्पीड का ग्राफ डिस्टेंस के साथ। यू विल थिंक बाय योरसेल्फ। मैं पहले बनवा चुका हूं। स्पीड का डिस्टेंस के साथ अब खुद सोचेंगे। स्पीड का ग्राफ डिस्टेंस के साथ सर इंक्रीज। हाँ, अब इसका बनेगा, देखो खुद बनाओ। इंक्रीज नहीं है, किस तरह से ग्राफ की शेप बताओ किस तरह की होगी। होगा तो इंक्रीज वाली सिचुएशन। होगा तो इंक्रीज वाली सिचुएशन। सर स्ट्रेट लाइन। एक सेकंड, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। नहीं है स्ट्रेट लाइन। स्पीड का ग्राफ टाइम के साथ अगर ये हो, अब मेरी बात अच्छी तरह सुनना। पहले सेकंड में इतना डिस्टेंस, दूसरे सेकंड में डिस्टेंस बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। तीसरे सेकंड में डिस्टेंस और बढ़ गया। एग्रीड? इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड बाय सेकंड स्पीड का जो इंक्रीज है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन डिस्टेंस का जो एक्सेस है वो क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। तो स्पीड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, येट द डिस्टेंस हैज इंक्रीजिंग डिविजन्स। तो बेटा स्पीड का जो एक्सेस है वो चलेगा यूनिफॉर्मली, और डिस्टेंस का जो एक्सेस है वो बड़ा होता जाएगा। कोई कंफ्यूजन? सोचो सोचो, सही कह रहे हो। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? देखें, अगर स्पीड बढ़ती जा रही है तो हर सेकंड में डिस्टेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, लेकिन एक्सलेरेशन तो यूनिफॉर्म है ना। तो जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि जब स्पीड बढ़ेगी और यूनिफॉर्मली बढ़ेगी तो स्पीड का डिवीजन हर सेकंड में उतना बड़ा होगा, लेकिन डिस्टेंस का डिवीजन क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट if we join all these points, then you are getting this graph. कोई confusion? आइए समझ। चलें जी। अच्छा, अब हम आते हैं आगे। स्पीड का ग्राफ डिस्टेंस के साथ ये होगा। वासे अब नंबर 5 का बताओ क्या ग्राफ होगा? जीपी का ग्राफ हाइट के साथ। तो जीपी का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा हाइट के साथ,
और टाइम के साथ ग्राफ है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सेम एज हाइट? जी सर, यस। ठीक है जी, दो क्वांटिटीज का अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो टाइम के साथ उनकी वेरिएशन सेम होती है। अब मैं यहां तक रुक गया, शुरू से लेके अभी तक किसी ग्राफ में कोई कंफ्यूजन है? चलें अब अगले पे आ जाओ, जीपी का ग्राफ हाइट के साथ। कैन आई से दैट दे हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन थ्रू द ओरिजिन? कोई कंफ्यूजन बच्चों? के ई का ग्राफ बी के साथ, स्पीड तो बढ़ रही है ना, के ई किस पे डिपेंड करता है? वी स्क्वायर टुवर्ड्स वी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? तो ये आइए समझ, के ई वर्सेस वी स्क्वायर, it depends on v square, it's a straight line, it's a straight line. gp versus ke, ना शेप बनो सर स्ट्रेट लाइन वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। सर ऊपर की तरफ ना ना ना, नीचे की तरफ। मैं तुम्हें एक रूल बताता हूं और वो रूल याद रखना है, कभी भी दो वेरिएबल्स का सम अगर कांस्टेंट हो, ये हमेशा अपना ही होगा, कभी भी दो वेरिएबल्स का सम अगर कांस्टेंट हो तो उनका जो ग्राफ होगा ना, अब तुम खुद समझ जाओ, अगर मैं x को 0 करूंगा y क्या आ जाएगा? बताओ, x को 0 करूंगा y आ जाएगा 100, अगर मैं y को 0 करूंगा तो x आ जाएगा 100, यानी कि x प्लस y का जो सम है वो एक 0 तो दूसरा उस वैल्यू पे, और ग्रेडियंट -1 है ना। अच्छा अब मेरी बात अच्छी तरह सुनना, क्या मैं के ई और जीपी को अगर ऐड कर दूं तो मुझे टोटल एनर्जी मिलेगी? ठीक है, अगर मैं कैनेटिक एनर्जी को और जीपी को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी? टोटल एनर्जी ना, टोटल एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी। हाँ हाँ वही बात। आशा बेटा आप क्लास लेट ज्वाइन करती हैं तो बेटा आपका तो रोजाना मिस हो जाएगा इस तरह। आशा बेटा आप क्लास डेली लेट ज्वाइन करती हैं बेटा? जी मैंने कहा आप क्लास लेट ज्वाइन करती हैं तो आपका तो मिस हो जाएगा डेली, क्लास 6 बजे शुरू होती है ना, तो जी सर ठीक है, वो बस आज थोड़ा सा लेट हो गई। चले ख्याल किया करें बेटा। अच्छा जीपी प्लस कैनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी। हाँ अब आप मुझे खुद बताएं, टोटल एनर्जी इज लाइक 100, टोटल एनर्जी इज अ फिक्स नंबर ना, टोटल एनर्जी फिक्स नंबर है या नहीं है? तो अब सोचो जरा, जब के ई को 0 करेंगे तो जीपी क्या आ जाएगा? खुद बताओ, सारी एनर्जी हो जाएगी जीपी, के ई को 0 किया, सारी एनर्जी जीपी। अगली बात पे आ जाओ, जीपी को किया 0 तो बताओ के ई क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी। अब जरा ये सोचो, कैनेटिक एनर्जी वर्सेस जीपी, अगर कोई एक एनर्जी 0 करेंगे, जैसे अगर हम के ई को 0 करेंगे तो जीपी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी। और अगर हम जीपी को 0 करेंगे तो के ई क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी। और फिर इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, स्ट्रेट लाइन डाउन। ये स्ट्रेट लाइन सही हो गया। सर क्वेश्चन। जी बेटा आप बताएं। सर ये क्या कहते हैं, कर्व नहीं होगी यही वाली लाइन? मुझे पॉइंट समझ आ गए हैं कि यही होंगे, नहीं, लेकिन नहीं। क्या कहते हैं सर, स्पीड इंक्रीजिंग है ना? फर्क नहीं पड़ता, जीपी और के ई का ग्राफ है, मेरी बात सुनो, y प्लस एक्स अगर 5 के इक्वल है, सारी बात छोड़ो, y और x का ग्राफ क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? ठीक है, बात यह है कि x बढ़ेगा तो y कम होगा ना ऑटोमेटिकली, दोनों का सम 5 होना है। तो लेकिन तुमने क्योंकि ओ लेवल का मैथ्स पढ़ा होगा तो y विल बिकम इक्वल टू -x प्लस 5, तो यू नो दैट कि y इंटरसेप्ट 5 हो जाएगा और नेगेटिव ग्रेडियंट होगा, और दूसरे को 0 करेंगे दूसरा 5 हो जाएगा। बेटा अब ओ लेवल का मैथ्स मैं आपको ए लेवल में ऑब्वियसली नहीं पढ़ा सकता, अब आप इसको याद रख लें
कि जब भी दो वेरिएबल्स का सम फिक्स होता है तो उनका ग्राफ इस तरह का होता है, ठीक है। तो अब के और जीपी का सम, क्योंकि हीट या कोई और फॉर्म तो नहीं है ना, तो इन दोनों का सम क्या होगा, फिक्स होगा या नहीं होगा। तो इसके इस तरफ टोटल एनर्जी, इसके इस तरफ टोटल एनर्जी। कोई कंफ्यूजन अब इसमें? चलें अब लिखें सिचुएशन नो नंबर सर। बच्चों सिचुएशन नंबर 2 लिखो। सिचुएशन नंबर 2 आ जाओ, सिचुएशन नंबर 2 लिखो। ये सवाल थोड़ा सा मैं अजीबो गरीब सा आपको दूंगा। एक सवाल मैंने बीच में आपसे डिस्कस किया था, आपने मुझे कहा था सर ये कैसे होगा, तो मैंने कहा वेट करो। तो पेमेंट वाला ये वाला याद आया? क्रॉस सेक्शन ये क्योंकि आपके पेपर का एक सवाल है तो इसमें हम काफी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ये आप बनाओगे, मेरे साथ ही बनाओगे। बेटा जी ड्राइंग तो फिर आनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। मेरी भी ड्राइंग वीक है लेकिन इतनी तो आती है। अच्छा अब देखो, अब हमने इस साइड को कह दिया विड्थ, हमने इस साइड को कह दिया विड्थ, हमने इस साइड को कह दिया थिकनेस। और आप एक चीज देख लें कि थिकनेस वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल। वेरिएबल। अच्छा जी, ये थिकनेस बढ़ती जा रही है। विड्थ जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब हम आपको बताते हैं कि आपके पेपर में इससे रिलेटेड सवाल क्या था। अच्छा मैं एक चीज के सख्त खिलाफ हूं, जब बच्चे या टीचर दोनों शॉर्टकट के थ्रू एमसीक्यूज के आंसर करते हैं। मतलब ये है कि इस सवाल में कुछ बच्चे क्या करेंगे कि एमसीक्यूज के ऑप्शन बिना हिंट्स को ढूंढेंगे। हिंट्स के थ्रू आप सारे सवाल नहीं कर सकते। फर्ज करें कहीं पे आप सवाल कर रहे हैं और आप उसमें हिंट के थ्रू आंसर करते हैं, तो वो प्रॉपर मेथड नहीं है। प्रॉपर मेथड ये है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बात समझ आ गई? अच्छा अब इस सवाल की कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने इस तरह की भी देखी है कि शुरू में क्योंकि थिकनेस 0 नहीं है तो उससे भी उस एमसीक्यू का आंसर हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट रह जाता है। शुरू में थिकनेस 0 है नहीं है ना, लेकिन एक सवाल है, अगर ये सवाल आ चुका है तो अगले सवाल में थिकनेस 0 हो सकती है या नहीं हो सकती? फर्ज करें अगले साल जब यही सवाल देंगे तो व्हाट इफ अगर वो थिकनेस को 0 कर दें तो वाला हिंट खत्म नहीं हो जाएगा। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो आप कॉन्सेप्ट को सीखो। अच्छा अब देखें विड्थ, थिकनेस। अब आप पहला सेंटेंस लिखें, लिखें थिकनेस, चलिए विसल है। छोड़ दो ये भी जो भी चीज है, थिकनेस ऑफ द, ये कॉपर का कंडक्टर है, थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, thickness of the object shown increases linearly from A to B. Thickness of the object shown increases linearly from A to B with the length. अब अगर आपसे कहा जाए कि आप हमें ग्राफ बना के दें थिकनेस का लेंथ के साथ, थिकनेस इन सेंटीमीटर, लेंथ इन सेंटीमीटर, और कहां से लेके कहां तक, ग्राफ ए से स्टार्ट करो और बी तक बना के दो। अच्छा फिर अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी अक्लमंदी से बताओ कि एरिया का ग्राफ लेंथ के साथ क्या होगा। अच्छा उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि Z is a quantity which has direct proportion with area, inverse proportion with area, what do you think about graph of Z
with length. That's it. From A to B, from A to B. अब मेरी बात अच्छी तरह सुनिएगा, मुझे बताएं जो थिकनेस है, अगर आप टी से कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि टी टाइम है या थिकनेस है, तो आप पूरा वर्ड थिकनेस लिख दें। अच्छा, थिकनेस जो है टी, वो लेंथ के साथ लीनियरली चेंज हो रही है। क्या शुरू में उसकी वैल्यू 0 है या नहीं है? नहीं, 0 नहीं है। लीनियर चेंज ऐसे होता है, लीनियर चेंज ऐसे होता है या नहीं होता? जबरदस्त। अच्छा, अब आप मुझे बताएं एरिया का थिकनेस के साथ क्या रिलेशन बनेगा। लिखें एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि बात किसकी हो रही है, वो एग्जामिनर आपको क्लियर करेगा कि ये क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू विड्थ इनटू थिकनेस। आप बताएं विड्थ वेरिएबल है या कांस्टेंट है? ना बेटा, हाँ, तो मैं विड्थ का पूछ रहा हूं। अब आप मुझे बताएं क्या एरिया और थिकनेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ गए? अगर विड्थ कांस्टेंट है तो क्या एरिया और थिकनेस का डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ या नहीं हुआ? तो क्या थिकनेस और एरिया का सेम वेरिएशन होगा? कोई कंफ्यूजन बच्चों? कोई कंफ्यूजन? Z डिपेंड्स ऑन 1/A। सर सर जी बेटा आप बताएं। सर ऐसे वेट तो सर बढ़ नहीं रही ना, नहीं बढ़ रही तो सर वो एरिया और लेंथ का ना, वो कोई और बात है, क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है। क्रॉस सेक्शन क्यों बढ़ रही है? थिकनेस की वजह से। एक काम करो ना, तुम अपने दिमाग में सोचो कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या होता जा रहा है, सोचो। यही तो बात है। तो क्रॉस सेक्शन बढ़ने की वजह क्या है? थिकनेस का बढ़ना, क्योंकि विड्थ तो हर जगह उतनी है। मेरी बात सुनो, ये वाली साइड हुई है बड़ी, तुम खुद देखो, नहीं हुई ना, तो ये साइड विड्थ है। तो क्रॉस सेक्शन के बड़ा होने की जो वजह है वो तो उसकी थिकनेस का बढ़ना है। तो जो विड्थ है वो तो इफेक्ट ही नहीं करेगा, वो तो यूनिफॉर्म है। आप खुद देखो, विड्थ है ना यूनिफॉर्म, और जो थिकनेस है वो इतनी फिर इतनी फिर इतनी बड़ी होती जा रही है ना। तो असल जो एरिया का इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? थिकनेस की वजह से। और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए होता है विड्थ इनटू थिकनेस। तो ए और थिकनेस क्या हो गए? दो चीजें जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं। हाँ, कोई कंफ्यूजन? अब तीसरा ग्राफ बना के दो। जी जो है वो कोई क्वांटिटी है जो 1/A पे डिपेंड करती है, उसका ग्राफ किस तरह का होगा? सवाल पढ़ो। थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस लीनियरली विद लेंथ। तो थिकनेस लेंथ के साथ लीनियरली चेंज होती है और एरिया थिकनेस के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अगर कोई एक चीज चेंज होती है लीनियरली, तो जितनी चीजें उसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सब लीनियरली चेंज होगी। सर एरिया और लेंथ सर प्रोपोर्शनल है। एरिया और लेंथ का कोई ताल्लुक ही नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो लेंथ पे तो डिपेंड नहीं करेगा, वो तो डिपेंड करेगा विड्थ और थिकनेस, वो तो डिपेंड करेगा विड्थ और थिकनेस पे। फिर मोटाई किस पे डिपेंड करेगी? थिकनेस और विड्थ। हाँ हाँ, ही इज राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लीनियर रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ओरिजिन से पास होता। हाँ, अगर आपने कहा ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके नंबर कट जाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है क्योंकि जीरो लेंथ पे थिकनेस जीरो नहीं है, लीनियर रिलेशन है। अब समझ आ गई? तो जो रिलेशन थिकनेस का होगा वही रिलेशन, ये जून 21 के पेपर का क्वेश्चन है। तीसरे पे आ जाओ। जी का खुद बनाओ, तीसरा खुद बनाओ। जो समझ आता है वो बना के दो, जो समझ आता है वो बना के दो। ग्राफ बना के दो बेटा, ग्राफ बना के दो ना। हवा में तो कोई भी बात कर सकता है, ग्राफ क्या बनेगा? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एरिया के बढ़ने से जी कम हो जाएगा? बट इज अ प्रॉब्लम। जो जी कम होगा, इट वुड बी अ लीनियर डिक्रीज, इट वुड बी एट इंक्रीजिंग रेट और इट वुड बी अ डिक्रीजिंग रेट।
मतलब ये है कि z कम होगा लेकिन z चले, मैं 3 लाइन बनाता हूँ, 3 लाइनें, मुझे नहीं पता कौन सी ठीक है, यू विल से कि कौन सी ठीक है। एक मैंने ये बना दी, एक मैंने ये बना दी, एक मैंने ये बना दी, इन तीनों में से सिलेक्ट करो 1 2 या 3। सर ये 2 वाली ठीक है। अच्छा आसिफ तुम कौन सी कहते हो, आप कौन सी कहते हैं? अच्छा अब मैं बताऊं, जो 3 वाली है वो ठीक है, लेकिन 3 वाली इंक्रीजिंग रेट नहीं है, डिक्रीजिंग रेट है। जो 3 वाली लाइन है ना, मेरी बात सुने, ये होता है यूनिफॉर्म रेट। क्या होता है, इसकी भी समझ होनी चाहिए। अच्छा ये होता है इंक्रीजिंग रेट और ये होता है डिक्रीजिंग रेट। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वो ये है कि अगर इंक्रीज होगा लीनियर तो कुछ बच्चे समझ लेंगे डिक्रीज भी लीनियर होगा, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। लीनियर इंक्रीज का जब इन्वर्स करते हैं तो लीनियर इंक्रीज किस तरह होता है, स्टेप सेम होते हैं। जैसे 5 है ना, 5 10 15 20, रोक तो जाओ ना, 25 एंड सो ऑन। अच्छा अगर मैं इससे ज्यादा आसान वैल्यू लेके करूं जो आपको समझ भी अच्छी तरह आ जाए, वाई नॉट हम 10 के डिवीजन चला दें। जो इस तरह का ग्राफ होता है ना, मैं आपको समझाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ज्यादा बेहतर करके समझा दूं तो बेहतर है। मैं लेंथ के डिवीजन ले लेता हूं 1 मीटर के, मैं लेंथ के डिवीजन कितने के ले रहा हूं 1 मीटर के। जो लीनियर चीज होती है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो हर एक मीटर में इक्वली इंक्रीज करती है। मतलब ये है कि स्टार्टिंग वैल्यू अगर 10 थी और 1 मीटर तक 10 का इंक्रीज हुआ, तो अगले 1 मीटर में कितने का इंक्रीज होगा, फिर से अगले 1 मीटर में कितने का इंक्रीज होगा, अगले 1 मीटर में कितने का इंक्रीज होगा 10 का, ये 50 हो गया। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब मेरी बात सुने, 1 मीटर 2 मीटर ये लेंथ की वैल्यूज हो गई, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर डन। एरिया की वैल्यूज या जो क्वांटिटी थी उसकी वैल्यूज, इसको मैं x कह देता हूं अभी के लिए, x की वैल्यूज 10 20 30 40 और ये 50, 1/x। 1/10 क्या होता है 0.1, 1/10 होता है जी बेटा। अच्छा ठीक है, मैं 0 फिर शुरू कर लूं तो ठीक है, 10 भी ऐड कर लें तो कोई मसला तो नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रेंड सेम रहेगा। जो तुम बात कर रहे हो ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली समझाने के लिए एग्जैक्ट वैल्यूज लेते हैं 20 30 40 50। अब ठीक है, चलें अब मेरी बात सुनो, तो आगे 60 70 कंटिन्यू होगा ना। मुझे बताओ 1/20 का आंसर क्या होता है 0.05। कोई कंफ्यूजन? आगे आ जाओ। 1/30 का आंसर क्या होता है 0.033। वाह जी वाह, ये तुम कौन सी मैथमेटिक्स कर रहे हो। 1/40 का आंसर क्या होता है 0.025। अच्छा यार मैं कर सकता हूँ जुबानी, तुम्हें भी कर लेना चाहिए। 1/50 0.02। समझ आ गई बात? अब मेरी बात सुनो, स्टेप स्टेप पे फोकस करो। पहली बार जो डिक्रीज हुआ है इट्स ऑफ 0.017। कितने का डिक्रीज हुआ है 0.17। अगली बार जो डिक्रीज हुआ है ये है 0.012। अगली बार जो डिक्रीज हुआ है वो है जी 0.00। 1/50 जो है ये 1/50 देखो कितना आ रहा है नहीं 0.02 है, ठीक है 0.020। कितने का डिक्रीज है 0.005 का, ठीक है जी। अब मुझे बताओ स्टेप क्या होता जा रहा है, छोटा या बड़ा? छोटा हो रहा है ना। अब एक सेकेंड, अब जरा थोड़ा सा स्लो चलते हैं। बताओ x के बढ़ने से 1/x तो कम होगा ना, 1/x क्या होगा कम होगा, लेकिन पहला स्टेप इतना बड़ा, दूसरा स्टेप इतना छोटा, तीसरा स्टेप छोटे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? डिक्रीज जो है वो छोटे स्टेप में होता जा रहा है, बड़ा डिक्रीज फिर उससे छोटा डिक्रीज। x का तो ऊपर बना हुआ है, ये 1/x का। ये जो मैंने ये वाली वैल्यूज लिखी है ये किसकी है 1/x है ना,
तो 1/x डिक्रीज करेगा ना। पहली बार डिक्रीज है 17 का, फिर है 12 का, फिर है 5 का, जीरोस को इग्नोर कर दें। पहला डिक्रीज कितने का है 17 का, अगला डिक्रीज कितने का है 12 का, अगला फिर 5 पे आ गया। तो 17 का डिक्रीज तो बहुत बड़ा होगा, तो इतना बड़ा डिक्रीज, फिर इतना डिक्रीज, फिर इतना डिक्रीज, फिर उससे भी छोटा डिक्रीज। तो अब इधर वाले डिवीजन तो यूनिफॉर्म थे, यहां से हमने स्टार्ट किया। पहले डिवीजन में इतना डिक्रीज, दूसरे डिवीजन में इतना डिक्रीज, तीसरे डिवीजन में और कम डिक्रीज, चौथे डिवीजन में और भी कम डिक्रीज। सो व्हाट काइंड ऑफ शेप यू आर एक्सपेक्टिंग विद दीज पॉइंट्स? आइए समझ। तो अब रट्टा मार सकते हो कि अगर लीनियर इंक्रीज होगा तो उसका जो डिक्रीज होगा, इनवर्स होगा, वो होगा डिक्रीजिंग रेट पे डिक्रीज। ठीक है, अब इसको याद रखना है, रख लोगे याद? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन भाईजान? कोई कंफ्यूजन? हाँ, डिक्रीजिंग। नो सर, नो सर। तो अब मेरी बात सुनो, इसका अब ग्राफ क्या बनेगा? z जो डिपेंड कर रहा है 1/a पे, हाँ, क्योंकि z डिपेंड कर रहा है 1/a पे, तो उसका जो लेंथ के साथ ग्राफ होगा इट वुड बी समथिंग लाइक दैट। सर एक सवाल है पूछो। सर, अगर थिकनेस 0 से शुरू हो रही है थिकनेस अगर तो फिर y एक्सिस को टच नहीं करेगा, बस ये हो जाएगा, फिर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा और वो इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, इससे भी वो बात प्रूव हो रही है। 0 से स्टार्ट होगी तो फिर इनवर्स प्रोपोर्शन पे चले जाएंगे ना। तो नहीं, अभी करेगा, अभी करेगा। अगर 0 से स्टार्ट होता फिर ना करता, अभी तो करेगा, अभी तो करेगा, उस वक्त नहीं करेगा। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप लोग खुद करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था सर, पेपर में था नाइस क्वेश्चन। जैसे भी था पेपर में था बस, वरना ये सवाल मैंने क्लास में तो नहीं करवाना था, ज़ाहिर सी बात है। जून 21 के पेपर में था, इसलिए क्लास में अब हम करवाना शुरू हो गए। ठीक, यू शुड थिंक कि क्या बनेगा। एक आप बता दीजिए। कोई बात नहीं, आप खुद बना देना ये सब। अब आप तीसरे में फिर फंस जाओगे हैं, तो अब याद रख लो तो इट वुड बी बेटर। मुझे तो पहले से पता है, सोचना तो आपने है। सोच लीजिए सर, जो बना हुआ है वो सोचना है। डिक्रीजिंग कर, ठीक है, और तीसरे वाले में बताओ फिर। तीसरे वाले में ज्यादा फनकार बन रहे थे, बताओ। तीसरे वाले हाँ? में एक्स एक्सिस को नहीं, ग्राफ की शेप बताओ। इस वाले में नंबर 3 लिखा हुआ है ना, नंबर 3 का। बताना है ना, इनवर्स वाले में। हाँ, इंक्रीजिंग रेट इंक्रीजिंग कर वो, पक्का इंक्रीजिंग रेट पक्का सही बता, मैंने पहले बताया। सही बता रहे। अच्छा देखो, ये जो है ना इंक्रीज, इसका तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, अंडरस्टूड? ये हो गया y को टच करेगा, और ये जो होता है ना ये इंक्रीजिंग कर्व होता है। ऊपर वाले दोनों में फर्क कैसे? एक ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, एक ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, एक ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। जब ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो इनवर्स प्रोपोर्शन y को टच नहीं करेगा, जब ऊपर से स्टार्ट होगा तो y को टच करेगा। आइए समझ। अच्छा, तीसरा ग्राफ जो है उसमें यूनिफॉर्म रेट पे डिक्रीज है। जब यूनिफॉर्म रेट पे डिक्रीज होगा तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, और इसकी वजह अगर देखनी है तो बड़ी आसान तरीके से देख सकते हो। वैल्यूज 2-4 ले लो, 100 ले लो, ठीक है, यूनिफॉर्म रेट 90 ले लो, ये देखो ना 100, 90, 80, ठीक है 70, 60 और ये 50। आइए समझ। अब जब हम जाएंगे 100 से 50 की तरफ तो दूसरी वैल्यू तो बढ़ना शुरू हो जाएगी। 1/100 कितना होगा? 0.01। अभी कैलकुलेटर की पड़ेगी जरूरत। 1/90 कितना आता है बताओ जरा? 0.0101 0.011। 11, अच्छा 0.011।
1/80 का भी बताओ फिर 0.0125, 0.0125, 1/70 0.014. 0.0142। इतने से आपको खुद ही पता Decreasing चलेगा। rate, decreasing, increase. नहीं आप खुद देख लें पहली बार कितने का स्टेप है 0.1 0.015 क्या कहते हो कितने का है 0.0 आई थिंक 17 है या नहीं बड़ा नहीं होता जा रहा स्टेप बड़ा होता जा रहा है तो इसीलिए इट्स इंक्रीजिंग इंक्रीज स्टेप बढ़ता जा रहा है ना समझिए ये बात तो लीनियर डिक्रीज का जो इंक्रीज होगा वो इंक्रीजिंग रेट पे होगा कोई कंफ्यूजन सर ये डिक्रीज तो ना हुआ ना ये भाईजान हमारी बात आप सुने Increasing rate का तो ऐसे ग्राफ में होता है. बेटा हम आपको बता देते हैं डिक्रीजिंग रेट नहीं था इंक्रीजिंग रेट इंक्रीजिंग रेट तो होगा पहला जो ओरिजिनल ग्राफ था ना वो लीनियर डिक्रीज का था किसका था ये किसका ग्राफ है लीनियर डिक्रीज का डिक्रीज का ये ग्राफ है किसका लीनियर डिक्रीज का और जो ग्राफ आपसे पूछा जा रहा है वो है अगर x का रेसिप्रोकल हो तो फिर इधर इंक्रीज उधर इंक्रीज हाँ उधर इंक्रीज होगा लेकिन वो इंक्रीज कैसे होगा देखो अगर ये 100 है ना तो उतने उतने स्टेप्स में ना 100 है अगर तो फिर फर्ज करो यहाँ पे अगर 80 हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 40 इतने से बात पता चल जाएगी तो 100 80 60 40 रूल समझ आ गया 100 का 1 ओवर करेंगे क्या आ जाएगा 0.01 So ये से increasing rate का increase. 80 का 1 ओवर करेंगे क्या आ जाएगा 0.0125 60 का 1 ओवर करते हैं बताओ 167 0.0167 40 का 1 ओवर करते हैं 0.025 डिफरेंस ऑब्जर्व करो डिफरेंस इंक्रीज हो 0.0025 इस पे आ गया प्लस 0.0042 इस पे आ गया प्लस 0. बताओ जरा इसका 88 नहीं अपने से ना. Delete हो. पता नहीं पर अपने से ना मारा करो ना हाँ वैसे सही कह रहे हो इतना ही कुछ सही कह रहे हो आई थिंक ये था स्टेप क्या होता जा रहा है बताओ इंक्रीज होता है आइए समझ increasing rate का increase हो. हाँ और जो पिछले वाले थे वो decreasing rate रेट पे डिक्रीज होता था नहीं decreasing rate का increase हो. अब रट्टा मरवा दो वही था. लीनियर इंक्रीज होगा तो डिक्रीजिंग रेट पे डिक्रीज होगा डिक्रीजिंग डिक्रीज Decreasing increase. डिक्रीजिंग सर पिछले का बता रहा हूं ना यार क्यों खप डाल रहे हो देखिए पहले decrease. यूनिफॉर्म इंक्रीज है ना यूनिफॉर्म इंक्रीज है ना डिक्रीजिंग रेट पे डिक्रीज सर तो इस तरह नहीं रट्टा लगा सकते. डिक्रीजिंग रेट पे डिक्रीज इसी तरह रट्टा लगा रहे हैं अच्छा यूनिफॉर्म जब डिक्रीज होगा तो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज यानी कि यूनिफॉर्म का जो रेसिप्रोकल है वो डिक्रीज होगा तो डिक्रीजिंग रेट पे सर ये वाला कौन सा है? अब मैं जो बोल रहा हूं ना उसको अच्छा सुनोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज या डिक्रीज दोनों का जो रेसिप्रोकल होगा अगर इंक्रीज का करोगे रेसिप्रोकल तो वो डिक्रीज होगा डिक्रीज का रेसिप्रोकल करोगे तो इंक्रीज होगा रेसिप्रोकल करोगे तो उल्टा तो हो जाएगा जब यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज होगा तो उसका डिक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट पे और जब यूनिफॉर्म रेट पे डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पे तो इसका मतलब है रेसिप्रोकल के केस में रेसिप्रोकल के केस में इंक्रीज होगा तो इंक्रीजिंग रेट पे डिक्रीज होगा तो वो भी डिक्रीजिंग रेट पे यानी कि जो वैल्यू हो रही है रेट भी वही है सिंपल पहला ग्राफ बना है इसका जिसमें यूनिफॉर्म इंक्रीज uniform तो डिक्रीज है डिक्रीजिंग रेट decrease and increasing rate का ना डिक्रीजिंग रेट है decreasing rate का किस तरह होता है इस तरह ये डिक्रीजिंग रेट का ग्राफ है इंक्रीजिंग रेट का जो होता है ना वो यूं इसको समझने दो पहले आइए समझ ये इंक्रीजिंग रेट का है हाँ ठीक है सर ठीक है हो गया
सर एक क्वेश्चन। बताओ। सर क्वेश्चन ये है कि पहले में ग्राफ जो है वो टच क्यों नहीं कर रहा और दूसरे में क्यों टच कर रहा एक्स वाई एक्सिस को, इसी वाले में। इसका जवाब ये है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो y को टच नहीं करेगा क्योंकि 1/0 ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो टच नहीं करेगा क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। किसी वैल्यू से स्टार्ट होगा तो टच करेगा। 1/0 अनडिफाइंड होता है ना। हो गया। अच्छा अब मैं आपको एक छोटा सा ठीक है सवाल सर। पूछता हूँ जो आप मुझे करके देंगे। ओहो चलो ठीक है, इसके आगे कल फिर इंशाल्लाह। अच्छा ग्राफ कल हो जाएंगे खत्म, परसों से डायनामिक्स स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Dynamics खत्म। कैनेमेटिक्स खत्म कर। तो यार तुम जो वो बात कर रहे हो ना, वो जो बच्चे सारे ऐड हुए थे वो सारे आए थे फरवरी में और उनका मैंने सिलेबस करवाना था बहुत जल्दी। तो अच्छा तुम्हारा जो सेशन था ना नवंबर वाला, वो बच्चे भी जुलाई वाला, वो बच्चे भी ऐड हुए थे अगस्त के आखिर में। मेरे पास बच्चा तब आता है जब उसकी ना August 2